Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of remedies of debenture holders. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रोविजंस रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर डिवेंचर होल्डर्स को कोई भी पर्टिकुलर ग्रीवेंसेस फेस करने होते हैं तो उनके लिए क्या क्या रेमेडीज़ प्रोवाइडेड की गई हैं कंपनी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन रेमेडीज़ को या इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम दो हेड्स में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट रेमेडीज़ आर इन रेफरेंस ऑफ द अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स एंड सेकेंड रेमेडीज़ आर इन रेफरेंस ऑफ द सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स। तो पहले हम बात करते हैं रेमेडीज़ ऑफ अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स। अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स के रेफरेंस में यहाँ थ्री टाइप्स मैंने डिस्कस किए हैं। पहला जो रेमेडी है, द वेरी फर्स्ट रेमेडी इज ही मे स्यू द कंपनी फॉर हिज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यू। क्योंकि अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स हैं तो अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स का मतलब हुआ कि यहाँ पर कंपनी ने असेट्स को चार्ज नहीं किया होगा और बिना असेट को चार्ज किए हुए डिवेंचर्स को इश्यू किया गया होगा। दिस इज द केस ऑफ द अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। तो इस केस में जो अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स हैं, अगर उन्हें अपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट नहीं मिलते दिखाई देते हैं तो उस केस में वो कंपनी को स्यू भी कर सकती है इसके लिए। दिस इज फर्स्ट रेमेडी। सेकेंड वन इज द आफ्टर ऑब्टेनिंग जजमेंट इफ द डेट रिमेन्स अनपेड टेक एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनीज प्रॉपर्टी। क्योंकि पहले स्टेप में कंपनी क्या करती है, अगर उसको उसका प्रिंसिपल अमाउंट डिवेंचर का और इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिलता है तो वो कंपनी को स्यू कर सकती है। कंपनी को स्यू करने के बाद जब जजमेंट आता है और जजमेंट आने के बाद भी अगर कुछ डेट अनपेड रह जाता है यानी कि उसको पे नहीं किया जाता है तो उस केस में वो क्या कर सकती है, कंपनी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को फॉलो कर सकती है। ये इसके पास रेमेडी अवेलेबल रहती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ही मे फाइल पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 439। और अगर उसके बावजूद भी उसको उसका अमाउंट नहीं मिलता है, उसका पेमेंट नहीं मिलता है, तो उस केस में क्या कंपनी कर सकती है, द कंपनी में फाइल पिटीशन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि सेक्शन 439 के अकॉर्डिंग कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए वो एक पिटीशन फाइल कर सकती है इन द कोर्ट। तो ये रेमेडीज अवेलेबल रहती हैं उन पर्टिकुलर डिवेंचर होल्डर्स के लिए जिनको अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स इश्यू किए जाते हैं। मैं एक बार फिर भी शॉर्ट में इसको रिपीट कर देता हूँ। द फर्स्ट वन इज कि वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के लिए कंपनी को स्यू कर सकता है। जब जजमेंट आ जाता है तो उसके बाद जो अनपेड अमाउंट अगर रहती है उसके बाद कंपनी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग को एग्जीक्यूट कर सकता है। और अगर उसके बाद भी उसको अमाउंट नहीं मिलती है तो सेक्शन 439 को फॉलो करते हुए वो कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। तो ये रेमेडीज अवेलेबल रहती हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स के लिए। अब हम बात करते हैं रेमेडीज ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स। सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रेमेडीज अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स के लिए अवेलेबल कराई गई हैं, जो सिक्योर डिवेंचर होल्डर्स हैं वो इन रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ साथ इन्हें कुछ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं और कुछ रेमेडीज़ प्रोवाइड की गई हैं जिनको ये फॉलो कर सकते हैं। क्या क्या रेमेडीज़ हैं? पहली रेमेडी है सिक्योर डिवेंचर होल्डर्स के लिए दैट एक्सरसाइज द पावर्स गिवन बाय द डिवेंचर्स एंड ट्रस्ट डीड्स। सबसे पहली पावर है इसके अंदर कि जो डिवेंचर सिक्योर डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, दे आर हैविंग a right, they are having a power। और ये पावर उन्हें कहाँ से मिलती है, वो उनको उनके डिवेंचर्स की ट्रस्ट डीड के बेसिस पे मिलती है। जैसा कि जब मैंने आपको इश्यूज ऑफ डिवेंचर होल्डर्स के प्रोविजंस डिस्कस किए थे तो उसमें एक ट्रस्ट डीड को फॉलो किया जाता है और उस ट्रस्ट डीड में जितने भी डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको ये पावर दी जाती है कि वो अपने पर्टिकुलर डिवेंचर के रिगार्डिंग कंपनी की प्रॉपर्टी पर अपना राइट फॉलो कर सकते हैं। तो इसी पावर का यूज करते हुए जो डिवेंचर होल्डर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर। और इस पावर का यूज करते हुए वो एक रिसीवर को अपॉइंट करवा सकते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यानी कि वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के ऑर्डर से एक रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है।
ये रिसीवर क्या करता है, ये रिसीवर कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करने की पावर रखता है और उसके बिहाफ पर ये जो डिवेंचर होल्डर्स हैं वो अपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को रिसीव कर देते हैं। एक तो तरीका ये रहता है इनके पास। ओके, द सेकेंड रेमेडी इज अप्लाई टू द कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। यानी कि इस पर्टिकुलर रेमेडी के अकॉर्डिंग जो डिवेंचर होल्डर है वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है रिसीवर को के अपॉइंटमेंट के रेफरेंस में। और ये रिसीवर क्या करेगा, ये रिसीवर उसके ब्याह पर कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करके उसके डिवेंचर के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की रिकवरी कराएगा। लेकिन इसके लिए जो भी कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, सारी की सारी कंडीशंस, और वो सारी कंडीशंस उसकी पावर में इंक्लूडेड होनी चाहिए। यानी कि उसको जो पावर प्रोवाइड की गई हैं, यानी कि जब डिवेंचर्स को इश्यू किया गया था तो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया गया था। अगर उन टर्म्स एंड कंडीशंस में उसको ये पावर दी गई है कि वो एक रिसीवर को असाइन या अपॉइंट कर सकता है, तो उस केस में ही वो केवल रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है, अदरवाइज वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी कंडीशंस हैं वो कंप्लीटली फुलफिल होनी चाहिए। यानी कि रिसीवर के अपॉइंटमेंट के लिए जो कंडीशंस हैं अगर वो एट दैट टाइम फुलफिल हो रही हैं तब तो रिसीवर को अपॉइंट किया जा सकता है, अदरवाइज रिसीवर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर क्लोजर। क्या मतलब होता है फॉर क्लोजर का? द डिवेंचर होल्डर कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर foreclosure of the interest of the company in the assets charged. This order of foreclosure will terminate the interest of the company in the property and debenture holder become the owner. यानी कि इस केस में जो डिवेंचर होल्डर है वो कोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट में एक फॉरक्लोजर को अप्लाई कर सकता है अगर उसको इंटरेस्ट पे नहीं किया जा रहा है। यानी कि जो कंपनी की असेट्स को चार्ज किया गया है और असेट्स को चार्ज करते हुए जो उसको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, अगर कंपनी उसको इंटरेस्ट पे नहीं करती है तो उस केस में वो कोर्ट में फॉर क्लोजर के लिए अप्लाई कर सकता है। जो फॉर क्लोजर का ऑर्डर आएगा उस फॉर क्लोजर के ऑर्डर के बेसिस पर कंपनी के इंटरेस्ट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ओके, और जो डिवेंचर होल्डर है वो कंपनी की उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ऑनर माना जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरक्लोजर। यानी कुल मिला के फॉरक्लोजर के थ्रू जो डिवेंचर होल्डर है वो कंपनी की असेट का ऑनर बन जाता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को फॉरक्लोजर के कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज द सेलिंग द प्रॉपर्टी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडी अवेलेबल टू द डिवेंचर होल्डर कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। ही कैन सेल द प्रॉपर्टी चार्ज्ड थ्रू ट्रस्टीज। ट्रस्टीज के थ्रू जो प्रॉपर्टी चार्ज्ड है उस प्रॉपर्टी को सेल करने का राइट रहता है डिवेंचर होल्डर के पास। क्लियर? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल टू द डिवेंचर होल्डर for recovering its debenture principal amount and interest thereof. इसके साथ साथ एक प्रोविजन और है इसके अंदर। दिस इज द लास्ट प्रोविजन ऑफ रेमेडीज। दिस इज द प्रूविंग द बैलेंस ऑन वाइंडिंग अप। क्या मतलब है इसका? इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन द डिवेंचर होल्डर कैन वैल्यू हिज सिक्योरिटी. If it is insufficient, he can prove for the balance of his debt. Alternately, he can give up the security and prove for the whole amount of debt. यानी कि इस पर्टिकुलर रेमेडी के अकॉर्डिंग ये डिवेंचर होल्डर को फैसिलिटी दी गई है कि अगर कोई भी कंपनी लिक्विडेशन की प्रोसेस को फॉलो करती है, यानी कि वाइंडिंग अप की प्रोसेस को फॉलो करती है, तो उस केस में जो डिवेंचर होल्डर है सबसे पहले क्या करेगा, वो अपनी सिक्योरिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हिज सिक्योरिटी। यानी कि जिस पर्टिकुलर असेट्स को चार्ज किया गया है डिवेंचर को इश्यू करते समय, सिक्योर डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो जिस प्रॉपर्टी को चार्ज किया गया है तो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है बाय द डिवेंचर होल्डर।
पहले वो देखेगा कि इस सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है। अगर जो वैल्यू निकल कर आई वो उसके डेट के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट से कम है, इनसफिशियंट है, तो वो क्या करेगा, ही कैन प्रूव फॉर द बैलेंस ऑफ हिज डेट। तो जितना डिफरेंस आ रहा होगा वो उसके लिए प्रूव करेगा कि भाई इतना बैलेंस मेरा रह गया, अब आपको इतना और पे करना है। भाई जो आपकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की ये इतनी वैल्यू है और इस वैल्यू के बेसिस पर इतना अमाउंट मेरा पे हो रहा है। अब जो बाकी का डिफरेंस है जो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के बेसिस पर कंप्लीट नहीं हो रहा है वो उसको प्रूव कर सकता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, वो सिक्योरिटी को छोड़ दे। द डिवेंचर होल्डर कैन गिव अप द सिक्योरिटी और डेट की होल अमाउंट के लिए प्रूव करेगा, यानी कि वो डिमांड करेगा कि जो डेट की कंप्लीट अमाउंट है वो उसको पे कर दी जाए और उसको कंपनी की सिक्योरिटी से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। वेरी फर्स्ट ऑप्शन कि अगर लिक्विडेशन की प्रोसेस फॉलो की जाती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिवेंचर होल्डर अपनी सिक्योरिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। अगर वो इनसफिशिएंट रहती है तब जो बैलेंस रहता है उसके लिए वो प्रूफ कर देगा और कंपनी से डिमांड करेगा कि वो उसको पे करे, सिक्योरिटी पर उसका राइट हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि वो कंप्लीट सिक्योरिटी को छोड़ देगा और जितनी डेट की टोटल अमाउंट है वो उसके लिए प्रूव करेगा और कंपनी से डिमांड करेगा कि वो पर्टिकुलर अमाउंट उसको पे की जाए। तो इस तरीके से जो डिवेंचर होल्डर है वो अपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को कंपनी से चार्ज कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। सो दीज आर द पॉइंट्स इन रिलेशन टू द सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स। ये उनके रेफरेंस में रेमेडीज हो गई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या हमने पॉइंट्स डिस्कस किए अंडर दिस पर्टिकुलर रेमेडीज। सबसे पहला पॉइंट था एक्सरसाइज द पावर्स गिवन बाय द डिवेंचर्स एंड ट्रस्ट डीड, यानी ट्रस्ट डीड के बेसिस पर उसको जो पावर्स दी गई हैं उसके बेसिस पर वो अपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, वो कोर्ट से रिसीवर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है जो कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करके उसके प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को रिटर्न कराएगा। तीसरा, वो फॉरक्लोजर के थ्रू वो कोर्ट में फॉरक्लोजर के लिए अप्लाई कर सकता है और इस फॉरक्लोजर के बेसिस पर कंपनी के प्रॉपर्टी पर जो इंटरेस्ट है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है और जो प्रॉपर्टी होती है उसका ऑनर उस डिवेंचर होल्डर को बना दिया जाता है। चौथा तरीका है कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करके जो ट्रस्ट डीड है उस ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग वो कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करके अपनी जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट है वो रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट तरीका जो अंदर लास्ट था वो था प्रोवाइडिंग द बैलेंस ऑन वाइंडिंग अप, यानी कि जो अगर कंपनी वाइंडिंग अप की प्रोसेस से पास होती है तो वो क्या कर सकता है, वो प्रूव कर सकता है अपने टोटल डेट अमाउंट को और इंटरेस्ट अमाउंट को और उसको रिकवर कर सकता है। तो ये तरीके थे जिनके बेसिस पर कोई भी डिवेंचर होल्डर अपने पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को रिकवर कर सकता है। ओके, थैंक यू।